एवं संपन्न हुआ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। 18 अगस्त 1945 को ताइपे से जो बम्बर जो यान था उसमें बैठ करके जा रहे थे वो क्रैश हुआ। तो उसके प्रमाण भी आए हैं, कहाँ काम का ट्रीटमेंट हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो कर्नल जो उनके यहाँ साथी थे, बाद में तो भारत और पाकिस्तान विभाजन में वो पाकिस्तान चले गए थे। तो बाद में शाहनवाज कोई आयोग बनाया गया था, उनके सामने उनको वो आए भी थे यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ डॉक्टर थे, खाली उन्हीं के नहीं, कई लोगों ने फिर उसके साक्ष्य जुटाए गए, ऐसे ऐसे था। तो ताइपे से जब वहाँ जापान के बम्बर जब बंद थे नेताजी यहाँ प्रेसिडेंसी जेल में, और इनका स्वास्थ्य, इन्होंने अपनी भूख हड़ताल कर दी, स्वास्थ्य का खराब होने लगा, तो इनको उनके आवास पर भेज दिया गया था और खुफिया पहरा लगा दिया गया वहाँ पर। उनके सब सैनिक रहते थे कि नेताजी पर नजर रखो। भोजन भी वहीं से आता था। नेताजी वहाँ से गायब हो गए थे, हम उनको चकमा दे करके गायब हो गए। और यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ कहाँ होते हुए वो पहुँचे। हिटलर से भी उसमें मिलना, बड़ी लंबी कहानी है। पनडुब्बियों में कई महीने की यात्रा पनडुब्बियों में, वो ऐसी यात्रा इसमें लेटे रहो, हाथ पैर भी हिलाना मुश्किल है, व्यायाम नहीं कर सकते। भोजन वोजन ऐसा उनका, वो ये तकलीफें हैं जीवन में। जब कोई ऐसे मार्ग चलता है तो वहाँ पर आराम, ऐशो आराम तो नहीं हो सकती, और यहाँ पर रहकर को काम नहीं कर सकते थे। लुई फिशर से अपने साक्षात्कार में महात्मा गांधी ने कहा था कि वो देशभक्तों के देशभक्त हैं। और दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद नौरोजी ने कहा था कि यदि वो भारत में आते तो बड़ा चमत्कार होता, नेहरू का करिश्मा प्राप्त हो जाता, और महात्मा गांधी को भी वो टक्कर देते, ये उनके बारे में कहा गया था। वहाँ के अखबारों ने लिखा था कि वो भारत के जॉर्ज वाशिंगटन है। लेकिन खुफिया तंत्र जो लगा रहा कि कैसे गायब हो गए यहाँ से, सबसे बड़ी कहानी है। जनवरी में 23 जनवरी उनको जयंती होती है, उससे एक सप्ताह पहले ही वो यहाँ से गायब हो जाते हैं अपने घर से, किसी दूसरे देश, मोहम्मद जियाउद्दीन के देश में। कहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ में, वहाँ से गोमो से दिल्ली से फ्रंटियर मेल से आते हैं, पहुँचते हैं पेशावर। वहाँ से कैसे कई बार अफगान सैनिक पकड़ता है तो अफगान से पकड़ लेते, उससे पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, फिर भी नहीं वो कुछ छोड़ता है तो सोने की घड़ी उनके पिताजी ने जो भेंट की थी वो भी उनको दे देनी पड़ती है। ये तो कहानी बहुत है उनके बारे में। लेकिन मुख्य बात यह है कि उस बम्बर में जो क्रैश हुआ उसके बाद में पीछे से कोई रास्ता नहीं था। कर्नल हबीबुर रहमान बताते हैं कि जो पीछे से कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं था। पेट्रोल की जो टंकी होती है हवाई जहाज की उनके ऊपर थी, तो पेट्रोल उनके ऊपर गिर गया था। और जब वो वहां से यात्रा से आए थे, सिंगापुर से होते हुए ताइपे पहुंचे थे, कि जापान के उधर जब बमवर्षक जो गिरा रहे थे, बम गिरा रहे थे वहां, तब इधर ये कैद थे, यहाँ से निकल करके जापान में तो जापान गए। तो जापान सरेंडर करने जा रहा था। जापान सरेंडर करने जा रहा था तो नेताजी को सिंगापुर से क्या किया जाए, सरेंडर कर रहा है तो नेताजी को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। तो सिंगापुर से ताइपे पहले कभी जापान के कब्जे में रहा होगा, तो उनका आपस में फिर भी सांस्कृतिक आदान प्रदान सारा सब ठीक था। तो ताइपे के यान से, जापान का ही यान था, ताइपे से कहा जापान उससे बैठ करके निकल रहे थे कहीं दूसरे उसके लिए कि वहां तुम पहुंचो और तक सुरक्षित रहे। तो वो ही क्रैश हुआ। हॉस्पिटल में गए, घाव गहरा था, खून निकल रहा था। वो जो कर्नल हबीबुर रहमान अपनी बताते हैं, बाकी और डॉक्टरों के भी है, भाषा नहीं समझ पा रहे थे। इन्होंने ही कहा था कि वहां से तो जब आए हैं ताइपे तक, तब तो ये अपना ये वर्दी पहने हुए थे कॉटन की,
उसके बाद वो का ठंड ऊपर होगी, उसमें एसी नहीं होते थे नंबर्सकों में, तो एसी न होने की वजह से ऊपर ऊपर जो जो बढ़ेगा तो उसका तापमान गिरेगा। हर इतने 1000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज जब ऊपर पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर नीचे गिरेगा। तो उन्होंने स्वेटर पहन दिया था। जब क्रैश हुआ तो पेट्रोल से भीग गए, आगे आग लगी हुई थी, आगे उस यान में आग लगी हुई थी, तो वहीं से जब निकले तो आग पेट्रोल बच और इनको पकड़ दिया। बाकी लोग सुरक्षित थे, लेकिन इनका स्वेटर तो सब जल रहा था, लेकिन खड़े थे, किसी को देख रहे थे। घाव हो गया था, सिर में घाव था। तो ये सारे प्रमाण दिए गए। उनका दांत बाद में, उनकी अस्थियां, उनके परिवार वालों ने भी इसको स्वीकार किया था। हालांकि भारतीय मानस उसको स्वीकार नहीं करता है। ये लगता है कि नेताजी कहीं प्रकट हो जाए, कहीं आ जाए, कहीं ऐसा हो। कई बार गुमनामी बाबा यहाँ पर और लोग थे, चुपचाप रहते थे, उनके बक्से में मिला, उनके पैसे ऐसे मिले। कई सुभाष चंद्र बोस को जय गुरुदेव ने एक बार अपने घोषित करने की कोशिश की। ये कब, क्योंकि वहाँ के जो बेड थे, उनकी वहाँ की नर्स ने जो कहा है, मैंने सुना है, उसको BBC की रिपोर्ट है, नर्स ने कहा कि डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा कि ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है। तो ले रही थी उसमें से जो बेंस से लेते हैं सिरिंज से, तो ब्लड नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर बुलाया। ये सब कहानी है उसमें। तो वो व्यक्ति इतने लंबे थे कि बेड पर उनके पैर लटक रहे थे। वो बेड जो वहाँ का था, जापानी कुछ छोटे होते होंगे यहाँ की अपेक्षा, तो पैर लटक रहे थे। आज बोलते थे याद करना चाहिए महापुरुषों को, अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये कहानी सबसे ज्यादा जो हमें प्रभावित करती है। अच्छा, नेताजी के प्रति लगाव इतना क्यों है मेरा, कि वो तो दीवार भी कुछ दिनों तक रही है, बाकी कच्चा मकान था मेरा, कोठरी बनी हुई थी, तो इसमें कोठरी बड़ी अच्छी हमारी सजी रहती थी, मतलब गांव के हिसाब से अच्छी कोठरी हो रही थी, बिल्कुल प्लास्टर जैसे समय होता है वैसे उसकी कन्नी से ही वो की गई थी, राजमिस्त्री ने की थी, की करवाई, हमारे पिताजी ने करवाई, ईंट की बनी हुई थी वो कोठरी। उसी में माताजी कैलेंडर मंगवाए थे। कैलेंडर सुभाष चंद्र बोस हैं, कहाँ उनका बालकाल कैसा है, कहाँ कहाँ, उसमें कई चित्र उसमें थे। मैं इसमें आज उसको डालूंगा, एक अपने साथ पे फोटो उसका डालूंगा। तो उस दीवार तो रही है, अभी 12-13 तक रही है, उसके बाद दीवार भी वो गिर गई, एक शाला इधर सब बन गया था और रह गई। सुभाष चंद्र बोस मैं वहां देखता था, वो तो वर्दी, वो कद, वो काठी, हमारी बड़ी ही अवरिच रही है कि ये वर्दी सेना की, और सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श रहे। तो बोस का नाम कहीं पर मुझे नेताजी आते ही सुभाष चंद्र बोस की याद आ जाती है। तो कल से मेरे दिमाग चल रहा था 18 अगस्त 1945 को रात में 9 बजे मृत्यु हुई थी वहां पर। आज हम सब उन्हें अपनी ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।